वेलकम बैक टू योर ओन सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज आता है हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि है थ्योरी ऑफ सप्लाई की वीडियो। थ्योरी ऑफ सप्लाई की वीडियो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिर्फ 3 चैप्टर छोड़ दिए। कौन कौन से? थ्योरी ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इनको छोड़ के सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। अगर नहीं देखे तो फटाफट देख लो। वीडियो नंबर 31 है, 30 पहले बन चुकी है। स्टार्ट करें थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो देखो, व्हाट इज सप्लाई? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय सेलर। अब देखो, हमने डिमांड में पढ़ा था कि हम कितना कंज्यूम करेंगे। हमने ये नहीं देखा था कि सामने वाला मुझे कितना दे रहा है। अब हम देखेंगे कंजम्पशन को छोड़ दो। एज अ प्रोड्यूसर मैं मार्केट में कब ज्यादा चीजें दूंगा और कब मार्केट में कम चीजें दूंगा। ठीक है, तो एज अ प्रोड्यूसर हूं तो द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय अ सेलर फॉर सेलिंग, उतनी क्वांटिटी जो मैंने मार्केट में बेचने के लिए रखी है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, गिवन प्राइस पे एंड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अभी अभी मैंने गिवन प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मार्केट में बेचने के लिए निकाली है, वो कहलाता है सप्लाई। ठीक है, समझिए व्हाट इज सप्लाई? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय अ सेलर फॉर सेलिंग इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज नोन एज सप्लाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर नहीं है, सामान बना रहे हैं, तो उस तरीके से हमारी थिंकिंग चलनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब वो चीजें जो चेंज करती हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई किसको चेंज करेगी? सप्लाई को। यानी कि ऐसी चीजें जिनकी वजह से सप्लाई चेंज होती है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। द थिंग्स व्हिच अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। अब देखिए कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। पहला, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब उसको बनाने में कितना पैसा लगा। तो देखो, सिंपल सी चीज है, अगर बनाने में ज्यादा पैसा लग रहा है तो मैं ज्यादा बनाऊंगा या कम बनाऊंगा? कम बनाऊंगा। ठीक है ना। सो इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं पहले से क्वांटिटी थोड़ी कम करने की सोचूंगा। सो इफ कॉस्ट इंक्रीजेस then supply decreases and if cost decreases supply increases। ठीक है, कि अगर कॉस्ट बढ़ जाती है सामान बनाने की, इनपुट्स की, if the cost of input increases then the quantity supply decreases and vice versa। vice versa का मतलब इसका अपोजिट, कि अगर कॉस्ट कम हो गई, सामान सस्ता बन रहा है, तो फटाफट ज्यादा बना लो, बात की बाद में सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल सा रिलेशन, प्राइस के साथ सप्लाई का रिलेशन। तो देखो, जो सामान पहले 10 रुपए में मार्केट में बिक रहा था, अब वो सामान 15 में बिक रहा है। जो सामान पहले 10 में बिक रहा था, वो ही सामान, सेम चीज अब 15 में बिक रही है। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या करूंगा? बहुत ज्यादा सप्लाई करूंगा। क्यों ज्यादा सप्लाई करूंगा? क्योंकि पहले मुझे 10 रुपए मिल रहे थे सामान बेचने से, अब मुझे सामान बेचने से 15 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं जल्दी ज्यादा सप्लाई करूंगा। सो ध्यान रखना, प्राइस एंड सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इसका मतलब कि अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब कि बेचने वाले कितने हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर बेचने वाला एक ही बंदा है तो वो 100 यूनिट बनाएगा। बेचने वाले 4 बंदे हैं तो वो 400 यूनिट बनाएंगे। बेचने वाले 10 बंदे हैं तो वो 1000 यूनिट बनाएंगे। सो इफ द नंबर ऑफ फर्म इंक्रीजेस देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्सेशन। अब ये बहुत बड़ी चीज है। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, वापस से बताता हूं। टैक्स का मतलब वो कंट्रीब्यूशन, द डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन विच इज पेड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। हम सबको वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को, विदाउट रिसीविंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट। यानी उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलता, डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि टैक्स दे दो 15% कैशबैक ले जाओ, पेटीएम नहीं चल रहा। ठीक है ना। सो टैक्सेशन का मतलब वो पैसा जो मुझे अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसके बदले डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं मिलता, इनडायरेक्टली मिलता है कि घर के बाहर रोड बन गई,
ठीक है, वो कहां से बन रही है? हमारे टैक्स में से। सो टैक्सेशन का सप्लाई पे कैसे इफेक्ट करता है? सिंपल सी चीज है, देखो अगर टैक्स बढ़ गया तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों? देखो सिंपल सी चीज है, पहले खाना खाने जाते थे तो 1000 रुपए पे मान लो 15 रुपए का टैक्स लग रहा है या 150 रुपए का टैक्स लग रहा है। अब वैट बढ़ गया तो अब वो बढ़ के थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, 170 का हो गया, तो मुझे महंगा पड़ रहा है खाना, तो मैं ज्यादा खाऊंगा या कम खाऊंगा? कम। इसका मतलब व्हेन टैक्सेशन इंक्रीजेज, जब टैक्स बढ़ जाता है तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ रही है? कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है। सो जब टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी। इसका मतलब इफ टैक्स इंक्रीजेज देन सप्लाई डिक्रीजेज, इफ टैक्स डिक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज। ठीक है, ये डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट की 12 बजा रहा है। ज्यादा टैक्स होगा तो मुझे ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट को दे दिया तो अपने पास क्या बचा? एक ही चीज बचेगी फिर, बाबा जी का टुल्लू। सो इफ टैक्स इंक्रीजेस तो मैं क्या करूंगा? अपनी सप्लाई को कम कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे पास अगर ज्यादा चीजें बनाई तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी अगर जितनी ज्यादा एडवांस होती जाएगी मैं उतनी ज्यादा सप्लाई करता जाऊंगा। ठीक है, पहले मार्केट में एक फोन आता था इतना बड़ा, उसको यूं कान पे लगाओ तो यार पेट तक आवाज सुनाई देती थी। ठीक है, बट आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो वो इतने से इतना हो गया, इतने से इतना हो गया, रात तो ब्लूटूथ से काम चलता है। ठीक है ना? सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट, गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं मार्केट में अभी अभी आया हूं तो मेरा एम क्या है? मार्केट में वैसे एम क्या होता है कि आओ पैसा कमाओ, जेब में भरो, चलते बनो। ठीक है, बट क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मेरा काम क्या है? सबसे पहले आओ मार्केट में अपने आप की स्टैंडिंग करो। जैसे कि माइक्रोमैक्स जब आया था तो 2 से 3 हजार में बहुत अच्छे फोन आते थे। क्यों? क्योंकि उसका मेन मोटिव तब प्रॉफिट कमाना नहीं था, उसका मेन मोटिव क्या था कि मार्केट में स्टैंडिंग करूं, खड़ा हूं, पहले अपना नाम कमाऊं। सो अगर मेरा गोल प्रॉफिट कमाना है तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा और सप्लाई को भी बढ़ा दूंगा। बट इफ माई गोल इज टू अर्न मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में खड़ा होना है तो सस्ते में भी मैं अपनी सप्लाई को बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, समझ में आ गया गोल? नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब कि आने वाले टाइम में जो चीज मैं बना रहा हूं उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि जो मैं आज कर रहा हूं उसकी कल बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, सब लोग उसी चीज को लेंगे, तो मैं क्या करूंगा? सप्लाई को भी बढ़ा दूंगा। और अगर फ्यूचर में मुझे पता है कि कोई नहीं खरीदने वाला तो सस्ते में सारा सामान निकालूंगा, प्राइस को भी नहीं बढ़ाऊंगा और सामान को बाहर निकालूंगा। समझ गए? ये है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसमें से कोई 5-6 ही करने, सारे नहीं करने। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ये समझने वाली बात है, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कैसे काम करता है। मान लो 2 गुड्स है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट गुड्स, घर वाली और बाहर वाली। ठीक है, इसको थोड़ा खराब हो जाएगा इसलिए लेते हैं क्लोजअप और पेप्सोडेंट। 2 चीज हमारे पास, क्लोजअप और पेप्सोडेंट। अगर क्लोजअप की सप्लाई बढ़ती है, आप समझे घर वाली क्यों नहीं ली? अगर क्लोजअप की सप्लाई बढ़ती है, मार्केट में क्लोजअप ही क्लोजअप दिख रहा है तो बिकेगा भी वही, जो चीज दिखती है वो बिकती है। तो अगर क्लोजअप की सप्लाई बढ़ गई, क्लोजअप की सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ कि मार्केट में सब जगह क्लोजअप ही क्लोजअप दिख रहा है, तो पेप्सोडेंट का मार्केट गिरने लग जाएगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? अपनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर क्लोजअप की सप्लाई बढ़ती है, एक की सप्लाई बढ़ेगी तो दूसरे को भी मजबूरन अपनी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, वरना मार्केट में इसका नाम अगर चलने लग गया तो पेप्सोडेंट को कल कोई नहीं पूछेगा। अगर घर वाली दिखी तो बाहर वाली भाड़ में। ठीक है, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूट डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल इजी है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप। सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप, जो हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया। क्या कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 से अगर प्राइस 15 हो गया तो जो सामान पहले मैं 10 में बेचता था, अब वही सामान मैं 15 में बेच रहा हूं, तो मैं पहले के मुकाबले उसको ज्यादा मार्केट में डालूंगा कि मैं उसको बेच सकूं। ठीक है, सो व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई?
विथ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स, कॉस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड और बाकी सारे फैक्टर्स जो भी हमने पढ़े प्राइस को छोड़ के उनको क्या रखना है कांस्टेंट, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, कि अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे तो प्राइस और सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड होंगे। कैसे? कि अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दैट इज इफ प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है? सो अब देखो लॉ है तो लॉ में क्या क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन, फिर उसके असम्पशन, फिर उसका शेड्यूल, फिर उसका डायग्राम और फिर डायग्राम और शेड्यूल के बारे में 2 लाइन। ये पूरा हमारा लॉ का एक्सप्लेनेशन होता है। सो डेफिनेशन पढ़ ली, नाउ असम्पशन। असम्पशंस का मतलब वो सारी चीजें जो हमें कांस्टेंट लेके चलनी पड़ेंगी। तो हमने क्या लिया देखो, विद कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी कि इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं सबको कांस्टेंट रखो। फॉर एग्जांपल नो चेंज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो पहले जितनी थी उतनी रहने दो, टैक्स मत बढ़ाओ। कॉस्ट ऑफ इनपुट रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट भी उतनी रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी भी उतनी रहनी चाहिए। इसके अलावा और भी होंगे कि गोल ऑफ फर्म मस्ट बी कांस्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मस्ट बी कांस्टेंट, नंबर ऑफ फर्म्स मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये सारे किसमें आ गए, अदर थिंग्स में। तो अदर थिंग्स में बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है? प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट हैं वो सारे अदर थिंग्स में आ गए। नेक्स्ट असम्पशन हो गया शेड्यूल। शेड्यूल में क्या दिखाना है हमको कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। जब प्राइस 10 है तो सप्लाई 20 है, प्राइस 15 हुई सप्लाई को बढ़ा दो 50, प्राइस और बढ़ी सप्लाई को और बढ़ा दो 100। सो व्हेन प्राइस इज 10 सप्लाई इज 20, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड बिकम्स 15 सप्लाई भी कितनी हो गई 50, प्राइस 20 हुई सप्लाई 100 हो गई। अब इसका शेड्यूल देखें, देखो यहां लिया है क्वांटिटी, यहां ली प्राइस। तो व्हेन प्राइस इज 10 सप्लाई इज 20, यहां पॉइंट बन गया। प्राइस 15 सप्लाई कितनी हो गई 50, एक और पॉइंट। सप्लाई 100 जब प्राइस है 20 तो सप्लाई का एक और पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को व्हेन वी जॉइन सप्लाई कैसी बन गई, ऐसी। तो ये है हमारा सप्लाई कर्व। ये कैसा बनता है, पॉजिटिवली स्लोप, ऊपर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी या प्राइस बढ़ेगी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। डिमांड नीचे की तरफ आता है क्योंकि उसमें प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, और सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है? सो दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सप्लाई क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जरा दिमाग नहीं लगाना। सो इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी क्योंकि सबसे इजी में से कुछ है। ठीक है? दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है? डिमांड और सप्लाई बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना। सो ये हो गई हमारी वीडियो की बात। एंड नाउ ये मेरी बुक है जी। जो लोग इस वीडियो को रेगुलरली देखते हो उनके लिए बहुत कॉमन चीज है। अगर रेगुलरली नहीं देखते हो तो गाइस ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है। Whoever interested in purchasing this book can contact me। जिसको भी ये बुक अच्छी लगे या जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे और ये बुक को पढ़ना चाहे, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपीराइट है। ये मेरी बुक है जिसको मैंने खुद ने लिखा है, एक एक चीज मैंने टाइप करी, एक एक डायग्राम मेरे हाथों से बनाया हुआ है। सो गाइस जिसको भी ये बुक खरीदनी हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर 7690041256। वापस से 7690041256। इस नंबर पे आओ, मुझसे कांटेक्ट करो विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स और ये बुक मुझसे परचेज कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जिन लोगों ने मुझसे ये बुक परचेज करी है, जो लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, गाइस प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में इस बुक के लिए रिव्यूज दो कि ये बुक अच्छी लगी, नहीं लगी, समझ में आया, नहीं आया, या जो भी है ऑनलाइन सबके सामने इस पे रिव्यूज दो कि ये बुक कैसी है। इसकी जो कॉस्ट है 250 रुपीज, वो तुमको ज्यादा लग रही है, कम लग रही है? मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। इसके अंदर का मैटर पढ़ो, जिन लोगों के पास ये है वो अंदर का मैटर पढ़ो और पढ़ के फिर बताओ कि ये कॉस्ट ज्यादा है या नहीं है, ये बुक कैसी है।
ठीक है? So guys, I am waiting for your comment in the comment box. ठीक है? And keep on watching Economics on Tips for more videos. Like, subscribe, share and love learning of economics. ठीक है guys? Bye bye. And एक और चीज, कौन सी चीज? वो चीज जो आप लोगों के लिए है, इसको तो हटाओ. Mind your own business. अपने काम से काम रखो. नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? ये मेरा न्यू चैनल है, इसके लिए फॉर बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12. ये चैनल अच्छा लगे तो एक बार वहां हुआ ना, अच्छी लगे तो नहीं बात है, वरना घूम के आ जाना वापस. ठीक है? So guys, keep on watching Economics on Tips and also try to watch Mind Your Own Business for business studies. Bye bye.